हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए एमएलए डोडा महराज मलिक जी हैं। महराज जी, मैं आपसे पहले ये सवाल करना चाहूँगा कि सुनने में आया है कि एक केस हुआ है आपके ऊपर, जिसमें कि स्पेशल जो मजिस्ट्रेट है उनकी जानिब से आपको तलब करने की बात की गई है। थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं, ये क्या है? आवाम सुबह से इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स कर रही है। देखिए, जमहूरियत है, जमहूरियत के अंदर हम रह रहे हैं। एक बहुत बड़ा विशाल मुल्क है सर, जहाँ संविधान बना है, कानून बना है, इस देश के हर नागरिक की इज्जत को बचाने के लिए, उसकी आबरू का ख्याल करने के लिए। सर हाँ, लेकिन वहाँ देख रहा हूँ कि अंग्रेज़ों के दौर का और आज के इस दौर को कोई भी फ़र्क नहीं है। अंग्रेज़ों का तर्ज रहा, उसी तर्ज पे आज भी इस जमहूरियत के निज़ाम को चलाया जा रहा है। सर, बड़े बड़े लोग हैं जो कानून का इस्तेमाल करते हैं। ये खेल कभी हमने खेला नहीं, बस एक आवाम का दर्द जानता था, आवाम के उस दर्द को समझता था, नौजवान के उस ज़िंदगी के बारे में सोचता था। बस उसी में थोड़ी ज़िंदगी कट गई, फिर सियासत के मैदान में आए। उन्हीं लोगों की देन है, जब नौजवानों के साथ, लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो सियासत में आ गए। अब वही लोग कानून सिखा रहे हैं, जिस कानून को उन्होंने गंदा समझकर, गंदा इस्तेमाल करके एफआईआर लगवाते हैं। एफआईआर लगी है सर आप पे? नहीं, ये मुझे नहीं पता, अभी मुझे जानकारी लेने दो। लेकिन वक्त के तानाशाहों के हिसाब से कानून चलता है। डिफॉर्मेशन केस हुआ सर? मैं वो नहीं कह रहा हूँ, जो भी है कानून का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। अब धमकाने का तरीका उनके पास ये रहा तो महराज को कोशिश कर रहे हैं फिर से। लेकिन देखो अब होता क्या है। अब सत्ता में तो आ गया हूँ, इस ताकत से जिससे हमें कोसों दूर रखा था उन्होंने सिखाया, मजबूर होकर ऐवान में आज हिस्सा बनाऊं, जिससे आपको भी पता है हमारे कपड़ों पे सवाल होते हैं, हमारे आवाज़ पे सवाल होता है। जो तर्ज इस ऐवान का नहीं था वो तर्ज आज हमारा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग गुजरे हैं जिन्होंने अपनी आवाम की रहनुमाई की है, लेकिन हमने इस हाउस के अंदर देखा मजलूम की बात नहीं होती। आपको लगता है कि कुछ ऐसा आपने किया है जिस वजह से ये केस आप पे हुआ है? नहीं, ये ऐसा है कि अगर आप जम्मू कश्मीर के किसी भी फर्द को पूछोगे, जब भी कोई बड़े आदमी के साथ भिड़ जाता है तो बड़ा आदमी उसे कानून से डराता है, पुलिस से डराता है। और ये बड़े लोगों का ये एक तरीका रहा है। अब उनके तरीके में उन्होंने हमें भी उस झांसे में डाल दिया है। सीखेंगे हम भी, आगे आने वाला कल है, बेहतर है, मुस्तकबिल है। लेकिन आवाम के जो मसले हैं, जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए मुझे करना चाहिए और जो एक आम नागरिक सोचता है, उसके बारे में महराज आपको डराया जा रहा है? नहीं, देखिए, डर का खेल खत्म हो गया है। ये कई सालों से है। मैं आपके इस चैनल से मैं बताना चाहूँगा, देखिए, आपको भी लोग जानते हैं, मुझे भी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि महराज मलिक है कौन। मेरे बारे में लोगों को जानकारी लेनी चाहिए। आज अगर इस ऐवान में कोई आदमी अकेला गरज रहा है, क्या वो सच में आज ही गरज रहा है? क्या 15 साल से वो था क्या, करता क्या था? हमारा ये रवैया कम है। 15 साल का दर्द लेकर आया हूँ इस ऐवान के अंदर, और आज ये लोग कहेंगे चीख रहा है। किसी एक रिपोर्टर ने कहा था कि आप इतना हाइपर क्यों होते हो, तो मैंने उससे कहा कि अगर तेरे बच्चे को कोई टांग तोड़ देगा तो आप क्या हंसोगे? आपके चेहरे पे हंसी होगी? अरे, मेरे नौजवानों को पीटते हुए मैंने देखा है, उनकी आंखों से आंसू गिरते हुए देखा है, और मैं यहाँ इस ऐवान में आराम के साथ उन नौजवानों की बात करूं जिनके साथ खिलवाड़ हुआ है, स्कैम हुआ है। और स्कैम करने वाला रेडी वाला या आम आदमी नहीं है, या कोई जाति या धर्म का नहीं है, बल्कि इन ऐवान की कुर्सियों के बगल में बैठे हुए बड़े ऑफिसर जिन्होंने रिक्रूटमेंट की है और पैसा खाकर किसी गरीब का हक मारा है। आज मैंने खुल्लम खुल्ला बोला, और आज तो मैंने एक हॉर्टिकल्चर जिसको चीफ बनाया, यहाँ आज तो डायरेक्टर बनाया, चीफ होते हुए उसने 2021 और 24 से लेकर एसीबी ने उसकी इंक्वायरी की, एसीबी ने, और उसे पाया गया, गिल्टी पाया गया। फिर उसने जो है एसीबी ने परमिशन मांगी जेडी से कि हम इस पे कार्रवाई करना चाहते हैं, आप दे दो। तो जेडी ने परमिशन दे दी, लेकिन 4 महीने हो गए उस पे एफआईआर नहीं। 2 महीने उस बंदे को रहे, क्योंकि बड़ा आदमी है, उसका उठना बैठना बड़े रईसों के साथ है। अगर एक आम आदमी की बात होती, उसको पुलिस यूं उठा देती, यूं अंदर कर देती। अरे, इन लोगों पे कार्रवाई की मांग कर रहा हूं। मैंने कहा जिन लोगों का, जिन नौजवानों का इन्होंने यहाँ पर गला घोंटा है, जो इस बार बाहर बैठे हैं, उनको घोंटने वाले यहाँ दफ्तरों के अंदर कुर्सियों पे बैठे। एक ही परिवार के 10 आदमियों को नौकरी मिल गई। महराज जी, कई सारे लोग मुझे सुबह से कमेंट कर रहे थे कि आप महराज मलिक साहब से इंटरव्यू करना चाहने वाले बहुत लोग हैं। थोड़ा सा आप उनकी जस्टिफिकेशन के लिए, थोड़ा सा उनके दिल के लिए ये क्लियर करें कि इस केस में आपका वकील है, अगर है तो क्या प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है? थोड़ा सा आप उस पे बात करें ताकि वो सुनना चाहते हैं उस मुद्दे पे। आपको एक चीज बताऊंगा आमिर भाई, मुझे तो इसके बारे में उतनी जानकारी है नहीं। मैंने सुबह कहा है कि मैं आवाम की लड़ाई लड़ रहा हूँ, वकालत में कर रहा हूँ। जो आवाम की बेहतरी के लिए, नौजवानों की बेहतरी के लिए, उसकी वकालत में कर रहा हूँ। और जो मेरे ऊपर इल्जामात हैं या मेरे ऊपर जो कोशिशें की जा रही हैं, वो केस जो है आवाम लड़े। मैं आवाम की रहनुमाई करूंगा और आवाम को मेरी हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी होगी, और आवाम मेरा केस लड़ेगी, मैं नहीं लड़ूंगा।
मैं नहीं लड़ूंगा, मुझे उठाकर अंदर करेंगे मैं जाऊंगा, लेकिन लड़ाई मेरी आवाम को लड़नी होगी और मैं आवाम की लड़ूंगा। मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों के मुस्तकबिल की लड़ाई और इससे मैं हटूंगा नहीं, चाहे ये और ये आज का मामला नहीं, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि महराज को ऐसे ऐसे हुआ है। आज से पहले इन्होंने बहुत कोशिशें की है। मैं तभी कह रहा हूं कि जो लोग आपको देखते हैं महराज के बारे में जान लें कि 15 साल से महराज कौन है। आज आपने वॉकआउट किया? नहीं, मैं वॉकआउट क्यों करूंगा, ये हाउस मेरा है। मैं किससे वॉकआउट, मैं तो अपनी बात डंके की चोट पे रखूंगा। मैं नौजवानों की बात डंके की चोट पे रखूंगा। मेरी आवाज में उतनी ताकत है, अगर स्पीकर मेरी माइक ना भी खोले तब भी हाउस को गरज कर दुनिया को बता सकता हूं कि इस हाउस के अंदर धांधली क्या हो रही है। कल भी आपसे फायर इमरजेंसी के नौजवान मिले, उन्हीं का मुद्दा था। मैंने वादा किया था आप इंतजार कीजिए और पूरी ताकत के साथ, पूरी जोर के साथ। और आज मैंने क्या कहा, मैंने बीजेपी के खिलाफ नहीं बोला। मैंने आज ये बोला हाउस के अंदर, मैं सरकार से पूछ रहा था क्या सरकार को लोगों से उम्मीदों से वोट नहीं दिए हैं? एनसी की सरकार है, क्या उम्मीद से वोट नहीं दिया था कि हमारे कैजुअल लेबर का मसला हल होगा? क्या इस उम्मीद से नहीं दिया था बेरोजगारी है तो बेरोजगारी दूर करेंगे? वादे इन्होंने किए थे। मैं आज सरकार को बोल रहा था इसमें बजट नहीं चाहिए, सरकार को इसमें बजट नहीं चाहिए, बस पॉलिसी फ्रेम करनी है। जिन लोगों ने गुनाह किया है उन गुनहगारों को सजा देनी है और ये सरकार कर सकती है। और मैंने कहा है अगर उसमें एलजी मिलावट है, अगर इस स्कैम में एलजी की मिलावट है या बीजेपी सरकार की जो सेंटर की सरकार है उनकी मिलावट है, तो क्या हमारी सरकार सक्षम है, इतनी ताकत रखती है लोगों के मैंडेट से, क्या लोगों को इंसाफ दिला सकती है? क्या उस गरीबान तक हाथ डाला जा सकता है जिस आदमी ने, जिस शख्स ने मेरे मजलूमों के साथ, उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया, उनकी नौकरियों को बेचा है और जम्मू कश्मीर के अंदर ये धांधले बनाए? सर एक अहम सवाल है कि आपने देखा होगा एनवाईसी के मुलाजमीन हो या बाकी कैजुअल लेबर्स हो, इनकी तनख्वाहें 2000-3000 रुपया है, लेकिन इन्हें एएवाई में भी नहीं रखा गया, इन्हें एपीएल कैटेगरी में रखा हुआ है। ये सबसे बड़ा इशू है कि एपीएल में रखा हुआ है 2500-3000। ये इशू नहीं है, इशू ये है कि एक आदमी अपना वक्त दे रहा है, चाहे वो डिपार्टमेंट आप देखेंगे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, स्वीपर का काम कर रहा है, वाटरमैन का काम कर रहा है या पीएचई के अंदर कैजुअल लेबरर का काम कर रहा है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट का एक ऑर्डर है कि वेजेस, मिनिमम वेजेस 278 रुपया है हमारा, जो गवर्नमेंट को देना ही देना है और गवर्नमेंट का रेट है। मैं कहता हूं जो भी गवर्नमेंट का मुलाजिम है, जो भी मजदूर को आप 200 में काम नहीं करा सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का एक रेट है, सर्कुलर है कि 278 रुपए से आप उसको नहीं दे सकते। यहां तो धांधलियां धज्जियां तो सरकार उड़ा रही है, जो कानून बनाते हैं वही कानून में बैठे हुए लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। यहाँ एक स्वीपर को, वाटरमैन को 1000 रुपया भी नहीं मिलता है, 200 रुपए पे उसे काम कराया जाता है। मुझे बताओ उसके वेजेस कहाँ हैं? आप कौन सा इंसाफ कर रहे हो? सरकार को मैं यही बता, देखिए यहाँ बहस करनी है। सर उन लोगों को एएवाई में भी नहीं रखा हुआ, एपीएल में रखा हुआ है। मैं वही कह रहा हूं, मैं बात करूंगा। मिनिमम वेजेस अगर है तो एक आदमी तो स्कूल में अपना वक्त दे रहा है, वाटरमैन का काम कर रहा है 10 से 4, उसकी वेजेस कहाँ है? आप उसे 500 रुपया दे रहे हैं, 200 रुपया दे रहे हैं महीने का, उसकी वेजेस होनी चाहिए जो आपने बताया है कि ये जो है रेट होना ही होना चाहिए। और सरकारी मुलाजमत में, सरकारी दफ्तरों के अंदर वो तो वेजेस देना ही देना है कंपलसरी। यहाँ तो मजदूर आज 600 रुपया ले रहा है, ख्वाह उसका रेट जो है गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है 270 रुपया, 278 रुपया। वो आप देखिए जब प्राइवेट काम करता है तो 500,000। सर बीपीएल राशन कार्ड लेने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं बीपीएल राशन कार्ड नहीं मिलेगा, एपीएल आपको मिलेगा। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। आप सुन लीजिए मेरी बात, मैं फिर वही कहूंगा, जब मैं डीडीसी नहीं था, जब मैं उससे पहले था, तो जब सेंसस 2011 में हुई, मैंने कल इस ऐवान के अंदर बात रखी है, शायद आपने उसे नोट नहीं किया। आप अगर सुनेंगे मेरी बातों को तो गौर से, तो हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। सेंसस हुई थी सोशो इकोनॉमिक की, जो डोर टू डोर हुई थी, उसमें पॉपुलेशन ज्यादा थी, उसमें राशन कार्ड ज्यादा बन रहे थे, सॉल ज्यादा बन रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक नेशनल पॉपुलेशन की सर्वे हुई जो घर बैठे हुई, उसी को एक्सेप्ट किया। मैंने इनको कहा आप, ये तो बीजेपी के लोग 10 साल में सर्वे नहीं करा पाए, चुनाव तो इन्होंने खुले कराए क्योंकि शराब बांटी गई, वोट लिया गया, सत्ता में बैठना चाहते थे, लेकिन एक नौजवान का राशन कार्ड 10 साल नहीं बना पाए। पूछो भाजपाइयों से। मैं इनको कह रहा हूं सोशो इकोनॉमिक में जो लोग हैं, जो सर्वे में हैं, कम से कम उन्हीं को दे दो। वो सर्वे भी उसी दौर के अंदर हुई, नेशनल पॉपुलेशन को एक्सेप्ट करने की वजह क्या है? क्योंकि उसमें लोग कम थे। इनके पास जब आंकड़ा है हर फिरके का, कौन से फिरके का कहां, इन्होंने डिलिमिटेशन हिंदू अलग करके, मुसलमान अलग करके की। जब इनको उतना दिमाग है, इनको ये नहीं पता है कि राशन कार्ड किस किस को चाहिए। राशन कार्ड देना था, आज कह रहा था कि सरकार ने जो है एएवाई के लोगों को जो है राशन दिया, वो तो कम आंकड़े में है, वो तो बहुत सारे आंकड़े हैं, उनके भी बनने चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं, ये तो बीजेपी भी सवाल कर रही है, क्या ये गरीबी सिर्फ 4 महीने में हुई? ये एएवाई क्या सिर्फ 4 महीने में फाल करते? ये तो भाजपा के दौर के हैं।
भाजपा उस दौर में क्या अमीर थे सारे, अब गरीब इस सरकार में हो गए। इनका फर्ज नहीं बनता था AAY कैटेगरी के लोगों को उसमें डालना? 10 साल से ये सवाल मैंने बोला है, आज भी बोल रहा हूं, और आज भी ऐवान के अंदर मैंने बोला बीजेपी को कोई भी अधिकार नहीं है 4 महीने से पीछे सवाल पूछेंगे। सुन लीजिए, 10 साल का सवाल भाजपा ना पूछे और उसके साथ साथ PDP भी उनके साथ मिलकर 10 सालों में क्या हमारे इस स्टेट को लूटा है बीजेपी ने? आपको क्या लगता है? ताकतवर थे, कुछ भी कर सकते थे, कैजुअल लेबर को परमानेंट कर सकते थे, राशन कार्ड दे सकते थे, नौजवानों को रोजगार दे सकते थे। जब शराब पिला सकते तो रोजगार कौन देता? क्या रोजगार इनका हक नहीं था? क्या नौजवानों को रोजगार के बारे में ये नहीं सोचते? खजाने को लूटा हुआ है। और क्या, कल खुलासा करूंगा, कल जब असेंबली में महराज आएगा, जब अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, ऐसे इनके वो पन्ने खोलूंगा, वो पन्ने पूरा जम्मू कश्मीर नहीं पूरा देश देखना चाहिए कि इन लोगों की करतूतें। और मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा, और लाऊंगा सबूत। मैंने इकट्ठा किया, अभी बोलने को जरूरी नहीं समझता हूं। सुबह जब असेंबली के अंदर महराज जाएगा, मैं चाहता हूं जम्मू कश्मीर उसका गवाह रहे, और बताऊंगा कि 10 साल के अंदर कितनी लूट हुई है, उसका सारा आंकड़ा लेकर आया हूं। और फैक्ट्स इन्हीं के पोर्टल पर करोड़ों रुपए चार्टर्स प्लान्स पे लगाए हुए हैं। आप वैसे नहीं गिनो, मैं आपको फैक्ट्स दिखाऊंगा ना, जो इनके पोर्टल पर चढ़ा है, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में दिखाया है, और उस रिकॉर्ड को आवाम के सामने रखूंगा। उस वक्त जम्मू कश्मीर का नौजवान जागेगा और वो देखेगा मेरे घर को लूटने वाला अगर भाजपा थी, LG था, और मोदी के राज में ये जो राज कर रहे हैं। मैं नहीं कहता हूं मोदी गलत, सुन लीजिए, मोदी बजाते खुद अच्छा हो सकता है, लेकिन जो उसका संगठन है, ये जो इसके संगठन में ये लोग हैं, इन्होंने कभी माफिया के खिलाफ बात की? इन्होंने कभी नौजवानों को पिटने से रोका? कभी ये बातें, जो इनको दिल्ली से आएगा, आपने इस मुद्दे पे बात करनी है, करेंगे। आपने उसके खिलाफ बोलना है, करेंगे। जो वहां से होगा वही फरमान ये मानेंगे। अरे अपनी नस्लों को बचाने के लिए आप क्या करोगे? क्या करोगे? सर एक सवाल है, 8,000 के कम और पेश 8,000 वैकेंसीज खाली हैं इस वक्त एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे मास्टर है, लेक्चरर है, टीचर्स हैं। क्या मोतबाना गुजारिश रहेगी हुकूमत से इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि 2008 से आमिर भाई, आप मीडिया में हैं, महराज ऐवान में है। फर्क ये है कि आपकी आवाज़ को भी दुनिया सुन रही है, हमारी भी। अभी हम पॉलिसी मेकर नहीं है। ज़रूर अगर उमर साहब इस काबिल समझेंगे तो हम पॉलिसीज़ बताएंगे जहां से जम्मू कश्मीर बेहतरी की ओर जा सकता है, और इन चीज़ों को पूरा भी किया जा सकता है, नौजवानों को रोज़गार भी दिया जा सकता है। पॉलिसीज़ हमारे पास है, बस इम्प्लीमेंट जो है सरकार को करना है। ये सवाल ज़रूर उठेंगे। और आपको अगर याद नहीं होगा, मैंने कहा है, आज गवर्नमेंट आज जो है सरकार, हमारा नौजवान कितना पढ़ा लिखा है? 5,000 10,000 में भी काम कर रहे हैं। अगर सरकार जो एक टीचर को 60,000 तनख्वाह दे रही है, एक लेक्चरर को 1.5 लाख दे रही है, आज की डेट में जिसका प्रोफेशन वही है, जो PhD डबल डिग्री लेकर आया है, उसे भी अगर 20,000 में लगा लेंगे, वो अपने प्रोफेशन को भी देखेगा और अपने बच्चों को भी पढ़ाएगा, लोगों को मतलब आसानी भी होगी। और मैं चाहता हूं इन पोस्टों को फिल करने का वादा सरकार ने किया है, और अगर नहीं करेंगे तो जवाब क्या देंगे जनता के पास? एक आखिरी सवाल रहेगा सर, आपको लगता है कि जब से हुकूमत बनी है तब से ऑफिसर्स आप लोगों की बात सुनते हैं, जो ऑर्डर्स इस सेक्रेटरीट से निकलते हैं उन ऑर्डर्स को ऑफिसर्स ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करते हैं, या कहने को सरकार है लेकिन ऑफिसर किसी की भी सुन के राजी नहीं है? ऑफिसर्स को मैं एक ही बात बताना चाहूँगा, अगर आप दिल से ये मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं दिल से एक बात बता रहा हूँ, मैं जवाबदेह हूँ जनता के सामने। एक ब्यूरोक्रेट जवाबदेह नहीं है। वो 10 to 4 जाएगा, अपना वक्त काम करे या ना करे, ना उसको कोई पूछने वाला है, तो ना ही जनता पूछने वाली, और ना ही एक ऑफिसर को कोई पब्लिक में से फ़ोन करता है। लेकिन उस आदमी को ये बात समझनी चाहिए कि हम जवाबदेह हैं। अगर मुझे लोगों ने चुना है, लोकतंत्र है, और हिंदुस्तान के अंदर जमहूरियत से बड़ा कोई नहीं है, और जमहूरी निज़ाम में अगर मैं चुन कर आया हूँ तो ब्यूरोक्रेट्स को मेरी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं आवाम के साथ जुड़ा हुआ आदमी हूँ। अगर नहीं मानेगा तो फिर लहजे की बात आती है, फिर इज्जत की बात आती है। और अगर अपने परिवार में अपने बच्चों के लिए आप 10 to 4 काम करते हो, महराज अपनी आवाम के लिए काम करता है। और अगर कहीं इस भरम में रहे वो कि इज्जत, मैंने अभी एक आदमी का नाम लिया, करप्ट था ना, नाम ले लिया, 2 महीने बचे हैं, छोड़ूंगा नहीं। और किसी इस भरम में रहे कि हम निठल्ले बने, निकम्मे बने, हमें कौन पूछेगा, 10 to 4 जाएंगे, लेकिन पेन उठाकर किसी के मुझे एक बात बताओ, इनको हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह मिलती है, ठीक है, ये पढ़ा लिखा तबका, मैं एतराज़ नहीं कर रहा हूँ। क्या मेरा PhD MPhil PhD करके इनसे बेहतर पढ़ा लिखा नहीं है? ये बात अलग है, किस्मत से इनको नौकरी मिल गई, कुर्सी मिल गई, भाई काम करो, शुक्र मनाओ कि वो 5 सवाल आ गए, तुम्हारे जहन में थे, तुमने जवाब दे दिया, कुर्सी पे बैठ गए। वरना तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा तबका इस वक्त सड़कों पे है, घरों के अंदर नशा कर रहा है।
खुशकिस्मती कहो कि हम उस काबिल हैं कि हम लोगों के साथ बेहतर कर सकते हैं। Exactly. आप कर नहीं रहे हो, बड़ा मुश्किल होगा, तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी और तुम्हारी नस्लें भी सड़कों पे पिटती रहेंगी। और इन्हें लगता है कि हम दस्तखत करने के क्या होते हैं, ये ऑफिसर क्या होता है। देखो, मुझे एक आदमी ने कहा, आप ब्यूरोक्रेट्स के साथ बदतमीजी क्यों करते हो? बात सुन लेना, ये सब लोगों का मंशा है, महराज बदतमीजी से पेश आता है, किसी को ऐसे बोलता है। पता क्यों? जब मेरे दादे की उम्र का 70 साल का बुजुर्ग, उसको काम होता है तहसीलदार के पास, या आप मुझे भी बता देना, लोग भी देखेंगे, जब वो तहसीलदार के पास या पटवारी के पास जाता है या किसी भी मुलाजिम के पास जाता है, गवर्नमेंट मुलाजिम के पास, उसको बोलता है बाहर वेट करो। हालांकि वो मुलाजिम अगर 26 साल का है ना, मेरे से छोटा है, 30 ही साल का है, लेकिन वो मेरे बुजुर्ग का ख्याल नहीं करता, उसकी इज्जत का ख्याल नहीं करता। हालांकि उसको करना है, वो उसी काम के लिए बैठा है, लेकिन फिर भी उसे दरवाजे के बाहर रखता है, दिनों के दिन उसे चलवाता है, फिर भी उसका काम नहीं करता है। मुझे बताओ आमिर भाई, जो मेरे लोगों की इज्जत का एहतराम नहीं करेगा, उस ऑफिसर की कुर्सी हो या उसकी इज्जत का ख्याल महराज कैसे करे? कैसे करे? जिस दिन मेरी आम आदमी को ये लोग दफ्तर में बिठाएंगे, प्यार से पूछेंगे, भाई साहब आपका क्या काम है, अगर वो नहीं होगा, सही नहीं होगा, इलीगल होगा, वो ऑफिसर उसको बता दे, भाई साहब ये इलीगल है, मैं नहीं करूंगा, प्यार से बोले, और वो आम आदमी उसको कभी भी उलझेगा नहीं, वो आराम के साथ चला। लेकिन इनका रवैया क्या होता है, वो ऑफिसर्स का सबको पता है, कमेंट करके वो लिखेंगे, बताएंगे कि अगर मेरा झूठ बोल, ये मेरे बुजुर्गों का एहतराम नहीं करेंगे दफ्तरों के अंदर, तो आप मुझसे उम्मीद करते हैं मेरी नस्लों की बर्बादी इन्हीं के हाथों से है, और मैं उनके तारीफों के पोल बांधूं। बिल्कुल सर, ये शख्स आपका इंतजार कर रहा है घंटे से, आप इनसे बात करें। हाँ, मैं फिलहाल आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि एक बड़ा अहम तरीन मुद्दा था जिसके ऊपर चर्चा करनी बहुत ज़रूरी थी, और हमने महराज मलिक जी से ओवरऑल इस मुद्दे पे चर्चा की है। अब महराज जी ने तो अपनी राय ज़रूर बताई है, लेकिन आपकी क्या राय रहती है, आप भी ज़रूर बताएं।